पहले तो ये कि किसको जालिम के तौर पर देखा जा रहा है और किसको पीड़ित के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरे ये कि जो अंडरडॉग है जब उसने परफॉर्म करना शुरू किया और वॉर में अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जिसने जुल्म किया उसके दांत खट्टे करने शुरू किए, तो उसके लिए ये समर्थन और बढ़ा। इस तरीके से जनरल अस्थाना इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप संजय भारद्वाज सर इसको कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, जो इतिहास को जानते हैं और समझते हैं वो, और जो ईरान और अमेरिका की नीति को आइसोलेशन में देखते हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ईरान हमेशा अमेरिका की नीति इस क्षेत्र में पाकिस्तान से लिंक्ड रही है। पाकिस्तान, भारत बेसिकली ईरान के एक्शन को और अमेरिका के एक्शन को पाकिस्तान की दृष्टि से भी देखता है। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान में आतंकवाद, रेडिकलाइजेशंस, मिलिटराइजेशन, जो भी गतिविधियां हुई उसमें अमेरिका का सीधा सीधा सह रहा। अमेरिका सब जानता है, भारतीय जानता है कि अमेरिका वही एक्ट करता है जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हो, और वो जानता है कि जितना इस्तेमाल वो भारत का इस क्षेत्र में या साउथ एशिया में कर सकता है उतना करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। ईरान का हमारा एक सिविलाइजेशनल लिंकेजेस है। आप ये देखिए कि 1750 से पहले का अगर सबसे बड़ी कोई अर्थव्यवस्था थी तो ईरान की थी, भारत की थी, चीन की थी। मैं अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूं कि ईरान के साथ, ईरान हमको रास्ता देता है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए, रशिया को कनेक्ट करने के लिए। ईरान हमको रिसोर्सेज देता है। अमेरिका क्या देता है? अमेरिका सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपना जो चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में हो, इंडियन ओशन में हो, अरबियन सी में हो, वो सिर्फ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और फेंक दिया और फिर दोबारा से उठा लिया। तो वो अमेरिका की रीति नीति से भारतीय वाकिफ है, इसलिए अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, ईरान पे ज्यादा भरोसा। लेकिन ये जो भरोसा है, अगर इसको दूसरे संदर्भों में देखें तो ये असल में सहानुभूति है या समर्थन है? ये सिंपैथी है या सॉलिडेरिटी है? मैम आपकी निगाहों में क्या है? नमस्कार दिनेश जी, आपने बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि सहानुभूति है कि समर्थन है, और तभी शायद वो आपका जो वोटर बैंक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पहले समर्थन की तरह देखा जा रहा था लेकिन अब सहानुभूति की तरह देखा जा रहा है। जब ये बात वेनेजुएला के साथ मुडारो को उठा के की गई तो तब भी लोगों को आक्रोश था, लेकिन अब जब ईरान ने रिटेलिएट किया है तो शायद ये सब लोगों को लग रहा है कि एक बिफिटिंग जवाब अमेरिका को मिला है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आज तो चलिए ट्रंप है और वो ज्यादा ट्रम्पेट फिलॉसफी से चलते हैं, बहुत बड़बोले हैं, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है जहां उनको तेल दिखेगा, चाहे वो वेनेजुएला में भी यही हुआ था, उससे पहले आप इराक देखें, सीरिया देखें, लीबिया देखें, सुदान, मंगोलिया, मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अमेरिका आज तक करता आया है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट में, अपने वर्चस्व को ऊपर रखने के लिए। तो जैसे हिटलर के लिए कहते हैं कि जब उसने बहुत ज्यादा रशिया की तरफ, अब यूएसएसआर जब था, तो तब जब उसने बढ़ना शुरू किया, जो वो ऑपरेशन बारबारोसा था, तो वो उसके मैं कहूंगी कि जो उसका वर्चस्व था उसका बिगिनिंग होना शुरू हो गया था, उसका एंड होना शुरू हो गया था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ हिटलर एरा। तो शायद ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी अमेरिका की तरह ऐसे ही साबित होगा जो आपके दर्शकों ने भी दर्शाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। इसमें से तीन चीजें अगर आप देख लें, भारत के ईरान के साथ आप देखें, अगर आप भौगोलिक रूप से भी देखें तो भारत की प्रॉक्सिमिटी ईरान के साथ, भारत के संबंध ईरान के साथ, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के हिसाब से अगर आप देखें, दोनों देशों की भाषाओं में एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों का शुमार अगर आप देखें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी या कुर्बत के हिसाब से दोनों देश कहां पर हैं। अमेरिका के साथ समर्थन मादुरो वाले केस के बाद, वेनेजुएला के बाद पूरी दुनिया में बुली के तौर पर अमेरिका को देखा गया, और मुझको यह लगता है कि शुरुआत से ही जो एक बढ़त दिखाई दी है, ईरान की तरफ ज्यादा लोग झुके हुए दिखाई दे और अमेरिका की तरफ कम, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इसके पीछे वो पृष्ठभूमि भी है जो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमेरिका कर रहा है। वरना बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब लोग ये कहने लगे थे कि भारत की जो परंपरागत विदेश नीति रही है उसमें क्या एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और क्या वो अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव वाली होती जा रही है बनिस्बत रशिया के। इस तरह की बातें भी कही जाती रही। अब ये जरा ये देखिए भारत की विदेश नीति के संदर्भ में और कौन ज्यादा बड़ा खतरा है के संदर्भ में, जब जनता का मन हमने मौजूदा दौर में, वॉर के दौर में, इस तरह की क्राइसिस के दौर में टटोला तो लोग क्या कह रहे हैं। हमने यहां सवाल पूछा, भारत के लिए बड़ा खतरा कौन सा देश है? ये जो बहस भारत में बहुत पहले से चली आती रही है कि चाइना बड़ा खतरा है या पाकिस्तान बड़ा खतरा है। जब दुनिया में आप चीजों को बातचीत से हटकर और केवल जुबानी जमा खर्च से आगे हटकर
सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखते हैं, जहां पर हथियार उठा लिए जाते हैं, तब ऐसे दौर में आपको भी देखना पड़ता है कि आपका दुश्मन कौन बड़ा है और आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए। और भारत से जब यह पूछा गया, भारत के लोगों से, भारत के लिए बड़ा खतरा कौन सा देश है, तो वो चीज जो भारत ने ये महसूस की है और भारत के कई लीडर्स ने महसूस की है, चाइना 44%, मतलब चाइना बहुत बड़ा खतरा है, यह भारत के लोग समझते हैं। उसके मुकाबले पाकिस्तान छोटा खतरा दिखाई देता है। 34% लोग समझते हैं पाकिस्तान भी खतरा है, लेकिन अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो चाइना को बड़ा खतरा दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान से युद्ध था, लेकिन चाइना उसको तमाम सपोर्ट दे रहा था, इंटेल सपोर्ट से लेकर तमाम, और इसीलिए चाइना और ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है। कह नहीं सकते, 22% लोग अपनी अनभिज्ञता इस बारे में जाहिर करते हैं। लेकिन इसमें कोई शिफ्ट आया है क्या? ग्रेजुअल शिफ्ट वीक 2, वीक 3, वीक 4 के हिसाब से वो शिफ्ट क्या दिखाता है? 44% कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। यहां देखिए 44, 44, 44। चाइना बड़ा खतरा है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोचने में कहीं बहुत ज्यादा जोर लोगों को दिमाग में नहीं डालना पड़ रहा है, और यह भावना ऐसी है जो लोगों में सातत्य के साथ दिखाई दे रही। पाकिस्तान देखिए 30% से शुरू होता है, ग्रेजुअली बढ़ता है 31% और 34% तक पहुंच जाता है। यह भी है, वैसे अगर आप देखें तो लगभग उसी फिगर के आसपास है, लेकिन इसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। कह नहीं सकते, कहने वाले लोग कम हुए हैं, यहां पर भी कम हुए हैं। 29% ऐसे लोग थे जो फेंस सिटर्स थे, जिन्होंने पहले मन नहीं बनाया था, बाद में ये 25% हुए और फिर घटकर 22% हो गए। मतलब यहां भी दिखाई दे रहा है कि चाइना एक बड़ा खतरा भारत मानता है, पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा बड़ा खतरा।